अपना इंट्रोडक्शन दे मुझे। ओके सर। सर मेरा नाम सत्या पांडे है। मैं प्रयागराज यूपी की रहने वाली हूँ। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स बीबीएस इंटर कॉलेज प्रयागराज से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी बायो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया कंप्लीट किया, जिसमें मैंने ओवरऑल फर्स्ट रैंक अर्जित किया था। उसके बाद मैंने अपना मास्टर बॉटनी से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं सीएसआर नेट और गेट क्वालिफाई किया है। फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था। मेरा स्पेशलाइजेशन साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। अभी मैंने मार्च 2025 में अपना फाइनल वाइवा दिया है। अभी मैं रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ सर। और सर मेरा अभी फ्यूचर में टारगेट है कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं और बच्चों को शिक्षा दूं। धन्यवाद सर। मुझे कि एक अच्छे प्रोफेसर बनने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छे प्रोफेसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छे प्रोफेसर में सर ये होता है कि पढ़ाने में जब मेरा पॉइंट होगा कि मैं अगर एक वहाँ उस पद पे जाती हूँ तो मैं अपने मतलब जितने स्टूडेंट्स लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट करना। उनकी सर प्रॉब्लम्स को पहले जानूंगी कि उनको किस लेवल पे, क्योंकि होता है ना सर, एक क्लास में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं कि जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, कुछ मीडियम रेंज में होते हैं। तो इन तीनों टाइप के बच्चे होते हैं। तो हम अगर उनको पे काम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा काम हमें वीक बच्चों पे करना पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी मेंटल लेवल या उनको समझने के लिए तो हम मैं करूंगी कि सर, क्योंकि आजकल ई लर्निंग या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जैसे बच्चों को आसानी से चीजों को आप एक पूरा मॉडल के थ्रू समझा सकते हैं। और बच्चों को उस टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग व्यू में मतलब लाना चाहूंगी कि सर मेरा इंटरेस्ट भी बॉटनी है। और मैंने अपना हॉबी में भी सर गार्डनिंग डाला है कि मुझे तो मुझे पौधों से थोड़ा लगाव भी है। तो मैं अगर बॉटनी सब्जेक्ट ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको उससे जोड़ने का प्रयत्न करूंगी कि हाँ आप वनस्पति या उससे कैसे अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे और उन चीजों को कितनी बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगी। ओके। एमपी में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पर है? अगर देखने को जाए सर, मतलब जो भी नई नई शिक्षा नीति के हिसाब से मुझे बताना होगा कि जैसे बालाघाट एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा मतलब फॉरेस्ट देखने को मिला है। वैसे फॉरेस्ट ओवरऑल वेजिटेशन देश। पीक जो है सागौन का। मैं फॉरेस्ट हाँ देश सर बताइए। मैं फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं यानी कि बात कर रहा हम्म, हूँ बायोडायवर्सिटी। एमपी में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सर बालाघाट मतलब मालवा जो रीजन होता है वहां पे कहते हैं बहुत ज्यादा रिच डाइवर्सिटी है वहां पे प्लांट्स की। लेकिन पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि बालाघाट मालवा एरिया में नहीं आता है। ओके सर। है ना? सॉरी सर। और ये सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है एमपी में वो पचमढ़ी एरिया में सबसे ज्यादा है। हाँ जी सर, याद आया सर। हाँ पंचमढ़ी में है सर जी। वो हॉट स्पॉट भी सर माना जाता है, वहां पे की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जी। एमपी में कौन कौन से यानी कि औषधीय पौधे पाए जाते हैं? मेडिकेटेड प्लांट एमपी में सबसे ज्यादा कौन कौन से? सर मेडिसिनल वैल्यूज में सर कई पौधे हैं। जैसे मेन में अगर हम देखें तो सर पलाश जो एक सेमल है, जो भी बहुत ज्यादा उसके प्रॉपर्टी न्यूज में भी काफी आया था कि पलाश का यूज पलाश काफी जगहों में पे हो रहा है। में किस पलाश का किसमें यूज होता है? सर कैलाश का उन्होंने जैसे अभी भी ये बताया कि उसका यूज करके हम कई चीज मतलब इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। और उसके साथ ही एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं याद आ रहा है कि उन्होंने एक लाइन लिखा था कि उसमें अगर हम डिफरेंट पर्पज में क्या किस तरीके से उसको रिफॉर्म करके यूज कर रहे थे। नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? मेडिकेटेड यूज। सर हाँ मेडिसिनल प्लांट, तो सर मेडिसिनल प्लांट में तो सर जैसे विथानिया सोमनीफेरा आ जाएगा सर, सरगंधा आ जाएगा सर। पलाश। और नीम का तो सर काफी यूज हो ही रहा है। नहीं, पलाश हाँ का। सर बताइए सर। पलाश का भी कहाँ यूज होता है, किस मेडिसिन में होता है? सर पलाश का यूज ब्यूटिया, जैसे उसका नाम मतलब बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और ये फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी है। अभी एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं याद आ रहा है सर, सॉरी सर। अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ उसका, मैंने पढ़ा था पर याद नहीं है सर, अभी रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। ठीक, चलिए और बताइए।
हाँ सर सर, और भी जैसे विथानिया सोमनीफेरा पढ़ा है, सर्पगंधा पढ़ा है, और नीम का तो बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है ही, हल्दी का है सर। और हम इसके साथ जितने अलग अलग प्लांट्स, जैसे गिलोय भी होता है सर, उसका मेडिसिनल वैल्यू है। और इसके अलावा सर जो कॉमन्स में हम लोग घर में भी यूज कर रहे हैं, हल्दी मतलब तुलसी, और इन सब का भी यूज, मेडिसिनल यूज किया जाता है सर। भारतीय ज्ञान परंपरा में आपका वनस्पति विज्ञान विषय कहाँ दिखाई देता है? सर भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम देखेंगे तो सर, हाँ, स्टार्टिंग से ही हम अगर बोले कि हमारे जब से धरती की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, यहाँ तक कि जब हम संहिता जिसकी दो संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, वहां पे भी। और जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं सर, जिससे हम बहुत ज्यादा है कि हमारे रामायण में जैसे अशोक पंचवटी की बात जो आपने भी सर कहा, पंचवटी का अशोक वृक्ष का वहां पे वर्ण, मतलब सब चीजें मिलती हैं। और इसके साथ वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, मतलब ये हम सुनते चले आ रहे हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज है जिसको हम जान रहे हैं, या जिसको हम आज अपने अंदर मतलब अपने में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, मतलब ये भारत में एक परंपरा के थ्रू सर वो चला आ रहा है, जिसको हम अगर बॉटनी के परस्पेक्टिव में दें तो वनस्पतियां सर हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि जितनी मेडिसिनल प्लांट है हमारे प्लांट्स में, जो यहाँ तक कि सर अभी कोरोना काल में भी हम काढ़ा बना के पी रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और हमें हर एक बीमारी से जब हम इसकी बात करते हैं कि जब हमारे ऋषि मुनि, जब जैसे शल्य चिकित्सा में भी वनस्पतियों का योग करके मतलब प्रयोग करके उसको उन्होंने उससे कैसे बचा जा सकता है, और डिफरेंट मेडिसिन का यूज करके उसका वो एक्सट्रैक्ट तैयार करते थे, और उसको मेडिसिन मतलब दिया जाता था, और उससे सर बीमारी भी 100% क्योर होती थी। जैसे आज आयुर्वेद की जगह हम उसको देख रहे हैं। पर प्राचीन समय में भी सर इसका बहुत बड़ा एक पूरा योगदान रहा है। वनस्पतियां हमारे लिए ये बोल सकते हैं कि सर एक हमारे जीवन के जीने के लिए जितना और कोई नहीं, सबसे ज्यादा वनस्पति हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हर एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ अगर बैठ के सर ऑक्सीजन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो भी वनस्पतियों का ही है। तो इसलिए भी सर इसके लिए बहुत मुहिम भी चलाई जा रही है, और हमारी जो एनईपी में भी इनको इनकॉर्पोरेट करके भारतीय ज्ञान परंपरा को आप उसको चलाया जा रहा है सब्जेक्ट की तरह, कि आप आज की जनरेशन, क्योंकि सर आज की जनरेशन उससे कहीं ना कहीं दूर हो रही है। तो इसलिए अगर हम उस संस्कृत को वापस से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट होगा कि हम आज की जनरेशन को उस मेडिसिनल वैल्यू के इम्पोर्टेंस को बताएं, कि हाँ ये कितना जरूरी है। अच्छा, आयुर्वेद पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? क्या सर? वृक्ष आयुर्वेद पुस्तक लिखी गई है। सर वॉइस आपकी सर ब्रेक हुई। आपने कुछ पुस्तक का नाम पूछा सर? हाँ, वृक्ष आयुर्वेद। सर एग्जैक्ट साइंटिस्ट का नाम नहीं पता सर, सॉरी सर। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया है? सर वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं कि कुछ भी हमारे पूरे परिवार है उसमें, इसकी बात करेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या आंसर दे रहे हो? तो क्वेश्चन को समझा करें अच्छा सर, हाँ सर पूछिए सर। तो बिना पूछे आंसर दे देते आप। एक कमजोर। मुझे पृथ्वी के मैंने क्या बोला था? आपने बोला कि पृथ्वी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग। हाँ नहीं, पृथ्वी। लेकिन मैंने ये कहा कि प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के बारे में क्या कहा गया है, पृथ्वी का महत्व किस प्रकार से बताया गया है? सर मतलब इसको हम किस तरीके से मतलब बताना है, मतलब कि पृथ्वी हमारी पृथ्वी कितनी कब से चली आ रही है, उसको किस तरीके से वर्णन है क्वेश्चन कि स्पष्ट है। हमको। क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है, अब आप समझने की कोशिश करें कि प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी का इम्पोर्टेंस या पृथ्वी का महत्व किस प्रकार से बताया गया? सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस वे में उसको आंसर करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण की बात किस प्रकार से की गई है?
हाँ सर, पर्यावरण संरक्षण की तो बात करते हैं सर हम लोग, प्राचीन से क्या अभी भी इसकी बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। इसके लिए हम इसको पेड़ों की कटाई को कम करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और उनको संरक्षित करने के इन द सेंस कि हम जैसे को टोटल या कुछ जैसे सेक्रेड ग्रुप्स बनाते हैं कि हम वहीं कंजर्वेशन को कुछ रिलीजन से रिलेट कर दें। हमारे रिलीजन है उनसे रिलेट, जैसे पीपल बरगद हैं उनको रिलेट करके क्या सर मैं फिर से कुछ गलत जा रही हूँ क्या? बिल्कुल गलत जा रहे हैं, क्वेश्चन को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो बोलना चाह रहे हैं। भाई आप अभी का पर्यावरण संरक्षण बात कर रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? पहले सर आपने पृथ्वी का पूछा था कि मैं पृथ्वी के बात कर रहा हूं। आप क्वेश्चन को तो सुना है, आंसर ये थोड़ी कि आप कुछ भी आप देते जाए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण की बात क्या की गई है, और आप वर्तमान में नहीं इस जोड़ देते। ब्रेक हो रही आप अभी आप सर फिर से आई वॉइस ब्रेक हो गई, पूरी वॉइस नहीं आई आपकी। आपने भी कहा कि मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से क्लियर एक बार फिर से बोल दीजिए। पहले क्वेश्चन को सुना करो, है ना, उसके बाद हम्म। आंसर। ये नहीं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई क्वेश्चन के ओके सर। अकॉर्डिंग ही आंसर होना चाहिए। मैंने ये पूछा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में यानी कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या कहा गया है। सर ग्रंथों के बारे में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट पर्यावरण संरक्षण, मैं शायद अभी को रिलेट करके बता रही थी कि अभी हम पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या चीजें हैं। आप क्यों कोरिलेट कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ उसमें क्या है? आप वर्तमान की बात कर रहे हो, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि जो आपको आएगा वो बताएंगे, नहीं आ रहा तो सॉरी भी इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको आप बोलिए। तो ऐसा थोड़ी सॉरी हो। सर, इसको मैं अभी आंसर नहीं कर पा रही हूँ फिर। ये जी। बेहतर रहता है, आपके ये थोड़ी होता है कि कुछ भी आप बोले जाए। ये तरीका गलत है ना फिर आप। एनईपी 2020 के बारे में बताइए। सर जो हमारी ये नई नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसमें सर हमने हर एक लेवल को डिवाइड कर दिया है। जैसे स्कूली शिक्षा को हमने 5+3+3 4 के में फाउंडेशन, प्रीलिमिनरी, मिडिल और लास्ट में सेकेंडरी लेवल पे डिवाइड करके इससे बच्चों को एक मतलब हमने ये किया कि बच्चों को उनके प्राथमिक विषय या उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसी में ही क्लास 5 तक एजुकेशन देना है। और इसमें हम ये जो 5 ईयर का प्रोग्राम है ना, इसमें बच्चों को किस प्रकार का यानी कि शिक्षा दी जाती है? सर जो फाउंडेशन जो स्टार्टिंग के 5 साल फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं सर, उसका ये क्वेश्चन पूछा है आपने। उसी के बारे हाँ में। तो सर उसमें हाँ तो सर उसमें बच्चों को सर हम खेल खेल के ही मतलब होगा कि बच्चों को खेल कूद के माध्यम से ही उनको जानकारी, मतलब उनको चीजों को सिखाने का प्रयत्न करेंगे। हम यहाँ पे उनको बहुत बुक्स या उस चीजों को लेकर नहीं कर डालेंगे, और उनको लोकल लैंग्वेज में। जी जी। हाँ सर। हाँ, और उनको सर लोकल लैंग्वेज में ही हम कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं, और उनको चीजों को बहुत मतलब ये होगा कि हम उनको एक क्रिएटिविटी के थ्रू या कुछ गेम्स के थ्रू इन्वॉल्व करके उनको चीजों का सिखाने के प्रयत्न करेंगे सर। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन कौन सी क्लास से देना स्टार्ट की जाएगी? सर वोकेशनल, हाँ मुझे याद है सर, जहाँ तक मिडिल फेज में जब स्टार्ट हो जाएगा बच्चों को, जब हम वो 6 क्लास में ऊपर आएंगे तो हम उनको वोकेशनल के थ्रू मतलब डिफरेंट डिफरेंट के जो उनकी मतलब अंदर होंगे कि टैलेंट होंगे, जैसे कुछ में होता है पेंटिंग्स के लिए, या कुछ हम उनको डिफरेंट जो आज के जनरेशन जो व्यवसाय सर हैं उनके बच्चों में क्या ऐसी है मतलब गुण हैं जिनको हम उनके अगर इम्प्रूव करके तो उनको उसके प्रति थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, तो उसके लिए हम उनको उसके में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉलेज लेवल पर क्या प्रोविजन किया गया था? सर कॉलेज लेवल पे एक कोर्स जैसे पहले तो होता था कि 3 साल के लिए वो ग्रेजुएशन, फिर आप 2 साल के मास्टर पीएचडी, ऐसे ये पुराना पैटर्न था। अब हमने जैसे बीएड हो गया है, मतलब 4 साल का कोर्स हो जाएगा। उसमें सर ये होगा कि अब इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री होगा। मतलब ये नहीं है कि कब कब ये आया, मतलब ये नहीं था पहले। ये था कि सर कोई अगर स्टूडेंट एंट्री करता था तो जब वो 3 साल कंप्लीट होना था तभी से जाके उसको डिग्री मिलती थी, पर अभी 1 साल कंप्लीट होने पे सर उसको सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा, फिर 3 साल पे डिग्री मिल जाएगी। अगर वो 4 साल का कोर्स पूरा करता है तो सर उसको बीएससी प्लस एमएससी मतलब 1 साल का मास्टर मिल जाएगा। प्लस वो अपना अगर रिसर्च में करना चाहता है तो वो 4 साल के बाद अपना रिसर्च में वर्क में जा सकता है।
इसके अलावा सर ये किया गया है कि जो हम एक स्ट्रीम में होता था पहले क्या सर कि हम अगर साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे तो हम उसी स्ट्रीम में लिमिटेड रहते थे। पर अब क्या है कि यहाँ पे हम साइंस के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट भी अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वो हम अपने साथ में उसको हो सकते हैं। और अभी सर जस्ट कुछ दिन पहले भी ये भी बोला गया कि आप एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं, बस उसमें कुछ है कि रेगुलर डिग्री या कुछ टाइमिंग का है। और ये भी है कि इसमें हम अगर देखते हैं सर इससे ये होगा कि सर स्टूडेंट के पॉइंट्स को देख के उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई हैं कि कैसे हम एक स्टूडेंट को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी होता है कुछ चीजों की वजह से हम अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो इस न्यू एजुकेशन क्लास में कॉलेज लेवल पे काफी चीजें उन्होंने ऐड की हैं जो कि आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब मैं आपको सत्य जी आपको, आपका बागवानी आपने देखा है हॉबी, आपको बागवानी करना पसंद है? जी मैम। हाँ जी, तो बताइए बागवानी में किन किन गाइड प्रबंधन की विधियों का प्रयोग किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के बारे में बताइए। ये जो प्रोपेगेट करते हैं मतलब जो सीड को किस किस फॉर्म में हम प्रोपेगेट करके जर्मिनेट कराते हैं मैम? जी नहीं, मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के बारे में बात कर रही मैम जैसे हम कटिंग के थ्रू प्लांट्स को लगाते हैं, सीड के थ्रू लगाते हैं, और हम कभी कभी होता है कि ग्राफ्टिंग के थ्रू, ये पूछना चाह रही मैं। हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैम अच्छा गाइड प्रबंधन। मैं कुछ अच्छा समझ नहीं पा। हाँ जी सत्य जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आप गार्डनिंग करते हैं, बागवानी करते हैं, आपको पसंद है बागवानी करना, तो बागवानी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड का यूज आप किस प्रकार करते हैं? आप ये बताइए किस किस तरह से, किस हाँ अच्छा मैम, मेथड के बारे में बताइए। जैसे मैम वेजिटेटिव प्रोपेगेट जो मैं करती भी हूँ, जैसे घर में फ्लावर्स का या कुछ का सीड, तो मैं ज्यादातर कटिंग मेथड से करती हूँ। कटिंग प्लांट्स की कट करके या जैसे को मैं प्रोपेगेट कराती हूँ, तो उसमें जब रूटिंग आ जाती है तो उसको मैम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आपने कटिंग बता दिया, इसके अलावा अन्य कोई पद्धतियां भी होती हैं, उनके बारे में बताइए। मैम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हाँ जी। और मैम एग्जैक्ट मतलब मैंने जो किया है मैं वही बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत वास्ट लेवल पे नहीं किया है। पर जैसे घर में मैंने बहुत 100-200 प्लांट मेरे पास मैंने लगाए हुए हैं, तो मैं उसका क्या मतलब मैं बता सकती हूँ लेकिन कि आपने मैंने कैसे लगाया। तो बहुत ढेर सारी चीज तो मैंने नहीं लगाई। सत्य जी, आपका सब्जेक्ट बॉटनी है, आपने पढ़ा तो होगा। हाँ मैम जी मैं मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है। हाँ मैम बताइए। लेकिन आपने पढ़ा तो होगा ना, आप करते सिर्फ कटिंग मेथड का ही होगा, लेकिन पढ़ा तो आपने सारे मेथड होंगे। हाँ मैम मुझे मेथड्स पता है, लेकिन ये हो कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हो उसके लिए अगर आप पूछना पूछना चाह रही हो तो इस सेंस में मैंने सोचा। आप अपनी कुछ मेथड के नाम बताइए। मैम जैसे हम कोई भी प्लांट को जर्मिनेट करा रहे हैं, तो सीड के प्रोपेगेशन तो सबसे कॉमन है कि हम सीड के थ्रू प्लांट को जर्मिनेट मतलब कि ग्रो करा रहे हैं सबसे ज्यादा। सीड के थ्रू आप उसका, जब भी सीड के थ्रू प्लांट करा रहे हो तो फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ पे हुआ? मैम वाइस सीड के थ्रू आप प्लांट को जब उसका जर्मिनेशन करा रहे हैं प्लांट प्लांट का, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड कहाँ से हुआ? मैम वो वेजिटेटिव नहीं होगा। वो तो मतलब सीड से मतलब कट वेजिटेटिव मतलब होगा कि प्लांट के कोई पार्ट से ही हम उसको नया जर्मिनेट करा रहे हैं। जैसे हमारे जैसे ट्यूबर के थ्रू राइजोम जैसे मैं अगर सही पहुंच रही हूँ तो क्या आप ये पूछना चाह रही हैं कि जैसे सकर होते हैं, राइजोम्स होते हैं, हम उसका यूज करते हैं। जैसे आलू की हम ट्यूबर यूज करते हैं, कटिंग उसको थ्रू प्रोपेगेट कराते हैं। चलिए रहने दीजिए आप। अच्छा, आप ये बताइए, आपने क्लब हाउस के बारे में सुना है? यस मैम। चलिए बताइए इसके बारे में थोड़ा। मैम क्लब ब्लॉस इसका कॉमन नेम है, ये लाइकोपोडियम को कहते हैं, टेडोफाइट्स में आता है। आपने मैम क्लब मॉस ही पूछा है ना? हाँ जी, क्लब हाउस। जी। तो मैम ये लाइकोपोडियम है, एक टेडोफाइट्स है। और ये जनरली मैम सैडी एरिया या मॉइस्ट प्लेसेस पे पाया जाता है, और ये हेमोस्पोरस टाइप का प्लांट है। और इसमें मतलब एक प्लांट बॉडी जो होती है इसके कई टाइप के होते हैं। जो लाइकोपोडियम के कई स्पीसीज होती हैं, जैसे सिलेगो, फ्लेगमारिया, क्लेवेटम, और डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। अच्छा, स्लैगी लेमन के बारे में बताइए। हाँ मैम सिलेजनेला को हम संजीवनी बूटी भी कहते हैं। जैसे सिलेजनेला का ब्रायोप्टेरिस स्पीर है, ब्रायोप्टेरिस स्पीसीज को संजीवनी के नाम से आता है। और सिलेजनेला भी एक टेडोफाइट्स में आता है। और सिलेजनेला
का ज्यादातर वेजिटेशन हमें ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालय में बहुत ज्यादा वेल डेवलप ग्रोथ सिलेजनेला की मिलती है। यहाँ पे एक कंडीशन में मैम राइजोफोर पाया जाता है, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में रहता है कि इसको रूट की तरह कंसीडर किए कि स्टेम की तरह। और इसकी जो मॉर्फोलॉजी में होता है कि स्टेम में जो लीव्स होती हैं लिगुलेट या लिग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे पॉलीस्टीलिक कंडीशंस, अगर स्टेम की एनाटॉमी में जाएंगे तो पॉलीस्टीलिक कंडीशंस होंगी। और ये कुछ सीड हैबिट के लिए भी मैम, जैसे हेट्रोस्पोरी या सीड हैबिट के लिए ये जो ये प्लांट होता है, ये बहुत एक मतलब एक पॉइनरी स्पीसीज की तरह काम करता है। इससे बोला जाता है कि जो सीड की या हेट्रोस्पोरी की जो ओरिजिन होती है सिलेजनेला से हुई है। सर ये बताइए स्लेजियला का फ्लोरल डायग्राम होता है, फ्लोरल डायग्राम आप बना सकते हैं स्लेजियला का? सिलेजनेला का मैम जैसे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल का डायग्राम अगर हम देखेंगे तो वो मैं फ्लोरल डायग्राम की बात कर रही हूँ। स्लेजियला का अगर मान लो मैं आपको बोर्ड टीपी कराती हूँ, आप सामने मेरे होते हैं, तो उसका मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्लेजियला का फ्लोरल डायग्राम आप बना के दिखाइए, तो आप बना सकते हैं? नहीं मैम, सिलेजनेला टेरिडोफाइट्स है, फ्लोरल डायग्राम एंजियोस्पर्म्स में बनाया जाता है। इसीलिए मैंने पूछा। और फूल तो मैम यहाँ बने, अच्छा फूल तो मैम यहाँ बनेगा नहीं। ओके मैम, ओके मैम, मैं पहले को थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन जो समझ रही हूँ, मुझे अगर आप लोग थोड़ा सा एक बार बताइएगा कि कहाँ मैं थोड़ी कमी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोग के उससे लग रहा है कि सेटिस्फाई नहीं है। तो एक बार जो होगा आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि उसको इम्प्रूव करूँ। इसीलिए मैंने पूछा था कि अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कह देते हैं हाँ बना सकते हैं, उसमें तो फुल ही नहीं होता, वो नहीं, सब होता। हाँ वो यस मैम, जी मैम। अच्छा ये बताइए फाइटोकेमिकल क्या होता है? मैम प्लांट में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं, जो प्लांट कभी अपने डिफेंस के लिए या अपने सेकेंडरी पर्पस के लिए, तो वो फाइटोकेमिकल्स बनाते हैं, जो डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक टर्पीन्स हो सकते हैं, एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, जो उसके प्राइमरी तो नहीं पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बताइए पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते मैम टिश्यू तो मतलब जनरली से सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के, अगर हम टिश्यू की बात, जैसे एनिमल टिश्यू एक होता है मैम, प्लांट टिश्यू इस तरीके से मेजर है। फिर प्लांट टिश्यू में सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स ऐसे डिफ्रेंसिएशन मिलता है टिश्यूज का। फिर सिंपल टिश्यू में मैम पैरेंट काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा। हाँ जी मैम, फिर से अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे फिर से बता दीजिए एक बार। हैं? मैंने आपसे पूछा था कि पौधों के टिश्यू के बारे में बताइए, आप मुझे एनिमल टिश्यू प्लांट अच्छा, ओके सर मैम, मैंने पहले सुना था टिश्यू क्या है, तो इसलिए मैंने दोनों बताया था। ओके मैम, तो मैम प्लांट में जो हाँ टिश्यू मैम, सिंपल टिश्यू जैसे पेरेंट काइमा, स्क्लेरन काइमा और कोलेन काइमा, ये जनरली तीन टाइप के जो सेल्स होती है, मतलब प्लांट टिश्यू जो सिंपल में होते हैं। सेल होते हैं, पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, टिश्यू नहीं है, सेल नहीं। आप क्या बोल रहे हैं अभी कि सेल? अ, आप थोड़ा सोच के आराम से बोलिए। अब मुझे प्लांट टिश्यू मैम टिश्यू, हाँ मैम टिश्यू जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनको हम टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं मैम। मैं आ रही मैम, थोड़ा सा वो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, मैं सोचने को कर रही थी। मैम जो टिश्यू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और एक परमानेंट टिश्यू होते हैं मैम। बताइए आप कहाँ पहुंच गए थे, अब आप सही पे आए हैं, बताइए। हाँ मैम थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, मैं पता नहीं क्या हो सकता है, नर्वस में हूँ या जो चीजें मुझे आ रही मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं, पर वो थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि इस पे काम करना है मुझे मैम। आप क्या सुनते रहिए, सर के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि आप मतलब एक वर्ड सुन लेते हो और बोलना शुरू कर देते हो। आप पहले प्रश्न को अच्छे से सुनिए, उसके बाद रिलैक्स होकर फिर आंसर दीजिए। हाँ तो बताइए मैनेजमेंटिक टिश्यू के बारे में बताइए, ये पौधे के किस मैम जो पौधे के किस भाग में मैम देखते जनरली ये जो सूट अपेक्स और रूट अपेक्स एरिया जहाँ पे होता है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं मैम, इसके पास डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है और ये डिवाइड करके नई नई सेल्स ऐड करते हैं। तो जनरली एपिकल रीजन जो प्लांट्स का होता है वहां पे पाए जाते हैं। कितने टाइप से डिवाइड किया गया मैनेजमेंटिक टिश्यू को? मैम इसको पोजीशन की बेसिस पे अगर देखें तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। अरे कैम्बियम, क्या कैम्बियम के बारे में बताइए। कैम्बियम जी मैम, कैम्बियम मैम एक टिश्यू मतलब एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है जो डिवाइड करके जाइलम और फ्लोएम की सेल्स
को बनाता है। और अगर जैकोबियम प्रेजेंट है तो हम उसको ओपन टाइप बोलते हैं, अगर एब्सेंट है तो वो क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है। एक तरीके से डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है। रेडिकल और फ्लूमूल के बारे में क्या जानते हैं? हाँ मैम। रेडिकल और फ्लूमूल कहाँ देखने को मिलते हैं? मैम आप रेडी बोले, रेसिनस कम्युनिस की क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं रेडिकल और फ्लूमूल के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा रेडिकल। हाँ हाँ प्रांगों के बारे में बताइए। हाँ मैम, रेडिकल ग्रोथ जो प्लांट के रूट्स में ज्यादातर रेडिकल ग्रोथ होते हैं, वो वहां पे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई में प्रेजेंट होते हैं। क्या मैंने क्वेश्चन गलत समझा है मैम? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आपसे पूछा था कि ब्राह्मण और मुलांकुर आपको कहाँ कब देखने को मिलते हैं, और आप बोल रहे हो जो ग्रोथ की ग्रोथ होती है तब उसमें देखने को मिलता है। जब सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तब सबसे पहले ब्राह्मण और मुलांकुर बनता है, जिससे सोर्स सिस्टम और फूड सिस्टम तैयार होता है। आपको ये बोलना चाहिए था। आप कह रहे हो जब फ्रूट बनता है, फ्रूट की ग्रोथ होती है, आप सुनने नहीं हो सबसे पहले, तो आप सुना करो आराम से, इसके बाद आंसर दिया जाए। चलिए अच्छा ये बताइए, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बताइए, प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला। C6H12O6 प्लस 12H2O, ये बनाएगा मैम 6 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O प्लस एनर्जी। जब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ यूज नहीं हुआ, आपने मैम डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, आपने क्या बोला? C6H12O6 प्लस H2O 12H2O। आपको सॉरी मैम, मैंने रेस्पिरेशन का बता दिया। सॉरी मैम। प्रकाश 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6। हाँ मैम। लिखिए, हाँ अच्छे से सोचिए, उसके बाद अच्छे से बताइए। अब बताइए। ओके मैम। हाँ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिलके बनाएंगे मैम 6H12O6 प्लस एनर्जी। मतलब एनर्जी जो फॉर्म में वो, सर मैम ATP मतलब जो एनर्जी बनेगी ना फोटोसिंथेसिस में। C6H6 प्लस 12 मैम, 12 मॉलिक्यूल्स H2O के, वाटर के, क्योंकि मैम 6 तो C6H12 में चले जाते हैं फिर, जो और इसी से ही तो मैम ऑक्सीजन भी तो इवॉल्व होती है ना। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व होगी तो वो वाटर से ही तो आएगा ना मैम। तो 12 क्या बना? C6H12O6 बना और आपने वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए, ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन की तो वाटर नहीं बनाया मैंने, वाटर स्टार्टिंग में लिया है मैम। मैंने आपने वाटर लिया, डबल से आपने कार्बन डाइऑक्साइड ये लिया। 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एरो लगा के, फिर मतलब वहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा सनलाइट में, फिर 6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ बोला है ऑक्सीजन। अच्छा ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये किससे आ रही है? CO2 से आ रही है कि H2O से आ रही है? कहाँ से आ रही है ऑक्सीजन? मैम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और जो CO2 है वो रिड्यूस होकर कार्बन बना, मतलब कार्बन जो सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज में जा रही है। अच्छा फैमिली एपोसाइनेसी के कुछ मेंबर के बारे में बताइए। एपोसाइनेसी के मेंबर्स मैम जैसे रॉल्फिया सर्पेंटाइना है, इसका एपोसाइनेसी का है। इनका आर्थिक महत्व तो बताते थे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बताते थे। हाँ मैम, जैसे रॉल्फिया सर्पेंटाइना को हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर से या हमें दिक्कत मतलब जो इसमें चीज में होती है, तो हम सर्पेंटाइना का मतलब रिसरपाइन निकालते हैं, एल्कलॉइड उसका यूज करते हैं, इसके रूट से निकाला जाता है। इसके अलावा मैम एपोसाइनेसी का एक मेंबर है जो हम लोग घरों में भी लगाते हैं, जैसे मैंने भी लगाया हुआ है मैम, कनेर जो लगाया जाता है, ये भी एपोसाइनेसी का। तो इसका मेडिसिनल वैल्यू तो मुझे बहुत नहीं पता, पर इसके फ्लावरिंग जो फ्लावर्स आते हैं इसका एक है, काफी अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ मैम कुछ एक अच्छा। अंतिम क्वेश्चन यहाँ से, फिर आपसे मैं पूछेंगे। आप ये बताइए, गुड़हल गुड़हल का बॉटनिकल नेम बताइए, और इसका चिकित्सा में क्या यूज होता है? मैम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये मालवेसी फैमिली का है। और मैम इसका जैसे हम फ्लावर्स का भी यूज करते हैं शू पॉलिश बनाने में, बनाने में किया जाता है एक उसके लिए। और कई और भी जगह है, एग्जैक्ट अभी मुझे मतलब उतना ही याद है, पर अभी इतना याद है कि हाँ यहाँ पे भी मैंने पढ़ा हुआ है कि फ्लावर का इसका यूज होता है। ठीक, मैं आपसे पूछूंगा। सत्या पांडे जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही हाँ है? मैम। हाँ मैम अब क्लियर है।
आपके नाम का अर्थ क्या है? सर मैम मेरे नाम का अर्थ जैसे सत्य है, और मैंने कई जगह पढ़ा है कि जैसे दुर्गा माँ जी का और सीता माँ का एक नाम सत्या भी है। मतलब जब मैंने बहुत सर्च किया था अपने नाम के ऊपर तो मुझे यही पता चला था अगर कि उनका एक सिनोनिम सत्या भी है। हम अगर आप डिफाइन हम्म, करें सत्य को, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या सत्य को डिफाइन करें? तो मैं सत्य मतलब सत्य जो वर्ड है एक, ये इसका एक मतलब होता है सत्य, मतलब सच, जो हम एक सत्य के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी एक सत्या यूज कर सकते हैं। Definition पूछ रही हूँ। आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? जैसे आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, डेफिनेशन को अलग मैम जैसे सत्य बोलने वाला ऐसे बोल सकते हैं, एक वर्ड अगर बोलना हो कि सत्य का क्या एग्जैक्ट बोल बताएंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं सत्य बोलने वाला सत्य बोलने या सत्य वाला, बोलने वाली। सत्य को हम सत्य बोलने वाले को अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी वो गलत बनेगा। सत्य बोलने वाले को हम सत्य बोलेंगे। नहीं एग्जैक्ट मैंने जब सर्च भी किया था तो कोई मुझे बहुत वो नहीं मिले थे, मुझे ऐसे ही कुछ चीजें मिली थी कि जैसे मतलब मैंने जो आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, जब यार अब आगे ना आप जो है प्रयागराज से उत्तर प्रदेश, जी मैम मैं प्रयागराज की हूँ। तो प्रयागराज के बारे में बताइए, जो उसका वर्णन है पुराण में या फिर जो एंशियंट जो हमारे साहित्य में, उसमें क्या वर्णन है? मैम जहाँ से प्रयागराज, जो प्रयाग वर्ड का मतलब है, ये इसका मतलब होता है प्रथम यज्ञ। ये माना जाता है और हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपना जो प्रथम यज्ञ है यही प्रयागराज में किया था, इसलिए इसका नाम प्रयागराज है। और यहाँ पे सब मैम सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे तीन नदियों का संगम गंगा यमुना और सरस्वती, तो उसके नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हर बार मैम कुंभ लगता है, मतलब प्रयागराज जो इसलिए मैम ये वर्ड में बहुत सब जगह ज्यादा फेमस है। तो प्रयागराज अभी में स्टैम्पेड की घटना हुई, भगदड़ की घटना हुई, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैम कई जो घटना हुई थी तो सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसके लिए प्रशासन या कुछ चीजें का, मतलब तो कुछ चीजें मैम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी घटना हुई कि जो लोगों को मैम वो लोग सही या तो डायरेक्शन देने में या कुछ ऐसी चीजें हो गई कि लोगों की भीड़ वो कंट्रोल नहीं हो पाई। और वहां पे उन्होंने जब वहां पे संगम, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट वो बता रही हूँ जो मतलब हमने भी एग्जैक्ट यही सुना था। और दूसरे दिन कुछ दिनों बाद ही मैं वहां पे गई, क्योंकि काफी दिनों तक तो बंद था, वहां पे जाने नहीं दिया था, तो ये पता चल रहा था कि लोगों को गाइडेंस या वो जब भीड़ इकट्ठा वहां पे हुई थी तो वो लोग वहां पे मैं विश्राम कर रहे थे, मतलब एक ही लेटे हुए थे, और जब भीड़ वहां पे बहुत मात्रा में आई तो वो उनके ऊपर से मतलब हो गए थे, जिसकी वजह से जो लोग मरे थे। की घटना क्या थी? तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए कि प्रशासन जिम्मेदार था, किसके सरकार, तो कौन कौन के लिए आप? मैम दोनों की साइड से मैं बोल सकती हूँ कि प्रशासन की भी कुछ चूक रही जिसकी वजह से ये घटना हुई, क्योंकि मैम कहीं भी कोई घटना होती है तो हम जैसे अभी हर जगह कोई भी घटना होती है तो हम वहाँ पे प्रशासन को कहते हैं कि भाई उनकी कुछ चूक की वजह से वो घटना वहाँ पे हो रही है। और कितने करते हैं? गंगा नदी में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के बारे में बताइए, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, कैम्यूफाइट्स से अलग अलग टाइप की जो वनस्पतियां होती हैं गंगा नदी में, एग्जाम्पल्स दीजिए कुछ। मैम गंगा नदी में कोई ऐसा बहुत वेजिटेशन तो नहीं है, पर जैसे माइक्रोफ्लोरा, जैसे आपने कुछ फाइटो उसकी पूछा तो वैसा तो कुछ कुछ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बाकी हम अगर वेजिटेशन की बात करें, बहुत वेजिटेशन रिच तो नहीं है गंगा, मतलब लेकिन उसके आसपास जो एरियाज हैं, मतलब जहाँ पे नदी नहीं बहती है तो वहाँ पे मैम हम कई मतलब ये ग्रो कराते हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से ग्रो कराया जाता है। की बात आप कह रहे हैं कि एसिड, मैम आप बोल मतलब पहले भी आवाज पहले आ जा रही है आपकी आवाज, मतलब बोल पहले रहे ऐसा लग रहा है मुझे क्या। आप मैम फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। गार्डनिंग करती है, आपके गार्डन में कौन कौन से छोटे पौधे हैं, उनके वर्टिकल नाम बताइए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए।
जी मैम, जैसे मैम मेरे यहाँ जो मैं गार्डन करती हूँ तो ज्यादातर जैसे कुछ फ्लावरिंग जैसे इंडोर प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। उसमें स्नेक प्लांट मैंने लगाया हुआ है, ड्रेसिना लगाया हुआ है, जेट प्लांट लगाया है, और ये इंडोर के हैं। आउटडोर में मैम जैसे मैंने ढेर सारे कैथेरेंसिस की सीड कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। और हिबिस्कस, जैसे मैम ने पूछा था, हिबिस्कस, कनेर, और ये मतलब मालती, और ये एक गुलदावरी, ये सब पौधे मतलब मैंने अपने उसमें फ्लावरिंग के लिए लगाए हुए हैं। और मेडिसिनल में मैम जैसे जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, और एक मैंने मेडिसिनल पर्पज से मैम एक अजवाइन का प्लांट आता है, और जिसको हम लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं, वो है। कड़ी पत्ता का प्लांट मैंने लगाया हुआ है, नींबू का प्लांट है। ठीक है, जी। आपका इंडियन कंज्यूम हो रहा है किस तरह से? अ, सबसे सर मुझे थोड़ा, हाँ। हाँ जी सर। सर मुझे थोड़ा मुझे अपने बारे में कुछ चीजों को लेके आप लोग से क्लियर करना है, क्योंकि मैंने मॉक के लिए भी इसीलिए सर है, क्योंकि अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम है, तो जो चीजें हैं तो मैं चाहती हूँ कि सर आप थोड़ा मुझे क्लियर करें कि मेरी कहाँ कहाँ बहुत कमियां हैं, मुझे उस पर काम करना है। जी, पहले भी मॉक दिया आपने कहीं का भी? हाँ सर। पहले आपने मॉक दिया है? पहला है पहला मॉक है सर, जो मैं यहाँ समीक्षा में दे रही हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं कोई इंटरव्यू दिया आपने? सर ऐसे मतलब एग्जैक्ट मैंने कोई उसके लिए नहीं दिया था, जैसे मैंने अपना सवाइवा दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है सर। मैंने मतलब ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं। एग्जैक्ट मैंने इंटरव्यू के पर्पज से एज किसी जॉब के लिए सर मेरा फर्स्ट टाइम है थोड़ा। देखिए सत्या जी, आपको सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। ठीक है, आप पहले अच्छे तरह से सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे। यहाँ ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब हमारे मैडम है और हम 3 स्टूडेंट हैं, आपको सुन रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ भी बोला, आपने बिना सुने समझे और उसका आपने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ बोल दिया। लास्ट क्वेश्चन को ही हम ले लें। मैम ने आपसे पूछा था कि आपके गार्डन में कौन कौन से यानी कि पेड़ पौधे हैं, उन यानी कि पौधों के आप यानी कि नाम बताएं, वो बॉटनिकल नेम जरूर बताएं। आपने क्वेश्चन को नहीं सुना और आपने सारे बता दिए। इतना लंबा नहीं सुनेंगे वो आपसे, मतलब आप उनकी बात को सुने, सुनने के बाद थोड़ा सा पॉज लें, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करें। आप बात को थोड़ा सुनते ही नहीं है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समस्या ये आ रही है। मतलब स्टार्टिंग से यही चल रहा, बाद में आते आते थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन लास्ट में फिर वही स्टार्ट होता है। तो एक ही चीज है कि सबसे पहले तो आप करेंगे सुनना सीखें, उसके बाद बोलना स्टार्ट करें। ठीक है, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं और फिर आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा है। मतलब मैं सिर्फ बोला कि देखिए ये मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन था कि आपका प्राचीन काल में या ये प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या बात की गई हो, तो आपने वो तो छोड़ा है। और यानी कि वर्तमान में बोले क्या चल रहा है वो आपने शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, थोड़े बहुत नहीं। मतलब आपको यहाँ पर इंटरव्यू का होता है टू द पॉइंट बात करना, उतनी ही बात करना जितना पूछा गया। आप करेंगे बिल्कुल आंसर राइटिंग जो होता है ना एकदम से ऐसे राइटिंग, आंसर भी ऐसे राइटिंग जो भी आ रहा है वो लिखो, या फिर स्पीच है जो हमें सब कुछ लेना है वो वाला सिस्टम हो रहा है। आपका इंटरव्यू वाला सिस्टम इसमें नहीं है।